नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। उधम सिंह जी की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपकी खून की एक एक बूंद में राष्ट्रवाद भरने के लिए फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। बापू की एंट्री हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। बापू के जो विचार है उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और भी इंपॉर्टेंट है, और भी अब धीरे धीरे जो बापू के जो आंदोलन है वो बढ़ते जाएंगे और किस प्रकार से बापू के आंदोलन ठेठ हमें आजादी तक ले जाकर छोड़ेंगे, यही बात आप हम लोग अब आगे के वीडियोस में जानेंगे। और एक और आज महान क्रांतिकारी के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो राष्ट्रवाद की कहानी मनीष सर की जुबानी, चलो समर्पित करते हैं राष्ट्र को अपनी ये जवानी। तो मन में सिर्फ यही बात होनी चाहिए कि हमारा तन, हमारा मन और हमारा धन सब कुछ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को समर्पित हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खिलाफत आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं पहले आपको स्टोरी की फॉर्म में समझा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को बोरियत ना हो। खिलाफत आंदोलन है क्या? देखो, हम लोग प्रथम विश्व युद्ध पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध हम लोगों ने पढ़ा। बोले सर आप विश्व युद्ध पे क्यों जा रहे हो? विश्व युद्ध तो खत्म भी हो गया। 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध हुआ था, ये तो खत्म भी हो गया। उसके बाद रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी करा चुके हैं, ठीक है। इसके बीच में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह भी कराया है, अहमदाबाद सत्याग्रह भी कराया है, बहुत चंपारण सत्याग्रह कराया है। अब वापस से विश्व युद्ध को क्यों लेकर के आ रहे हो आप बीच में? तो विश्व युद्ध को लेकर के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को समझने के लिए आपको विश्व युद्ध को समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि दो शक्तियां उस समय लड़ती है, एक ब्रिटेन होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ और भी होती है, अमेरिका है। काफी शक्तियां हैं, काफी देश हैं ऐसे जो एक तरफ होते हैं, और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप में कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और एक था मैंने आपको लिख के दिया था तुर्की। क्या लिख करके दिया था? तुर्की। ये तुर्की को आप है ना ओटोमन साम्राज्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओटोमन साम्राज्य या ओटोमन एम्पायर, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन एम्पायर क्या है, इसको आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आप समझने की जरूरत है। अब देखो होता क्या, जब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाली टीम है ये जीत गई और सेकंड वाली टीम हार गई, तो ये शर्त होती है कि भाई जो भी हारेगा ना उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे, एक ट्रीटी करेंगे, जैसे हिंदी में बोला जाता है संधि। तो हमें एक संधि करनी है, और उस संधि के तहत क्या करना है कि हमारी जो शर्तें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। किसको? जीतने वाले की जो भी शर्त होगी उसको हारने वाले को वो सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। तो जीता कौन? भैया ब्रिटेन वाला टीम जीत गया, ब्रिटेन, अमेरिका, ये वाली टीम जीत गई, और इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य वाली टीम हार गई। तो क्या हुआ भैया? सबसे पहले तो हुई ट्रीटी, संधि हुई जर्मनी के साथ। तो जर्मनी के साथ संधि हुई, बहुत भयंकर तरीके की संधि हुई भैया। सही बता रहा हूं, जर्मनी को बिल्कुल अपंग कर दिया। जो भी जीतने वाली टीम होती है ना, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक यही बात होती है कि सामने वाले को ऐसा कर दो, ऐसी संधि करो, ऐसी ट्रीटी करो, सामने वालों को ऐसा कर दो कि वो चल ही ना सके वापस, हमारे खिलाफ कभी वापस विरोध कर ही ना सके। उसको लगना तो चाहिए यार पंगा किससे लिया है, ठीक है, किससे पंगा लिया है उसको पता नहीं है। तो उसको ये चीज महसूस कराने के लिए क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीटी करी जाती है। जो जर्मनी पे बहुत ज्यादा तो फंड जर्मनी से ले लिया गया, बहुत एरिया जर्मनी को नुकसान में भुगतना पड़ा। और कहा जाता है, काफी लोग कहते हैं, काफी इतिहासकार ये बात कहते हैं कि जिस दिन जर्मनी के लिए विश्व युद्ध एक की जो ट्रीटी हुई, संधि हुई, उसने विश्व युद्ध द्वितीय के लिए क्या है, बीज बो दिए थे। और इसीलिए क्या था, हिटलर के मन में क्या है, बगावत की भावना पैदा हो चुकी थी कि भाई कुछ भी हो जाए, जो जर्मनी को इन्होंने लूटा है, जो जर्मनी को बर्बाद कराया ना, उसका बदला मैं एक ना एक दिन जरूर लूंगा। और उसी के कारण क्या है, 1939 में विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 20-21 साल के गैप में जर्मनी फिर से खड़ा होता है और फिर से क्या है, विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें आज बात जर्मनी की नहीं करनी, हमें जर्मनी की बात नहीं करनी, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। आज जो सिर्फ और सिर्फ बात है वो ओटोमन एम्पायर की है, तुर्की की। तो अब क्या हुआ भैया, फिर जब जर्मनी के साथ ट्रीटी हो गई तो फिर ओटोमन के पास आए, ओटोमन साम्राज्य के पास आए। तो बोले किससे पंगा ले रहा था पता था तुझे, अब भुगत। तो अब उन्हें सोचा, ब्रिटेन वालों ने सोचा, इस टीम ने सोचा भैया अब करना क्या चाहिए, ओटोमन एम्पायर को कैसे कमजोर कर दे कि आगे जाकर के खड़ा ही ना हो। तो इन्होंने बोला ओटोमन एम्पायर को क्या करो, तोड़ दो, ब्रेक कर दो ओटोमन एम्पायर को। ओटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा, ठीक है। आज का इराक, अरब देश, फिलिस्तीन, बहुत सी कंट्रियां उसमें आती है, बहुत बड़ा है। तोड़ दो इनको, सबको अलग अलग राष्ट्र कर दो, अलग अलग कर दोगे, इनकी टेरिटरी खत्म कर दोगे, तो ये क्या होंगे, एक नहीं होंगे।
और ओटोमन साम्राज्य का एक थोड़ा सा विशेष इसलिए भी है ओटोमन साम्राज्य, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य क्या है, आज जो है सिर्फ और सिर्फ तुर्की उनके पास रह गया, जिसे हम टर्की कहते हैं। और उस समय क्या था, टर्की में ओटोमन साम्राज्य का क्या था, सुल्तान बैठा करता था। कौन बैठता था, सुल्तान बैठता था। और ये सुल्तान है ना, ओटोमन साम्राज्य के लिए तो इंपॉर्टेंट था ही, इस सुल्तान को कहा जाता था खलीफा। क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। और ये खलीफा कौन है भैया, ये खलीफा एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के लिए इस्लाम में, मुस्लिम समुदाय के लिए इस्लाम में क्या है, धार्मिक गुरु की तरह। जो भी टर्की का मतलब जो भी ओटोमन साम्राज्य का क्या था, सुल्तान था, उसको खलीफा का पद दिया गया था। खलीफा मतलब एक तरीके से मुस्लिम समुदाय का क्या है, धार्मिक गुरु है। सारी पावर इसके पास होती थी। क्यों, क्योंकि माना जाता था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनके वंशज में से ये है, ठीक है। और मोहम्मद पैगंबर साहब कौन थे, अल्लाह के मैसेंजर थे, दूत थे। तो जब उनके दूत और फिर उनके जो वंशज है वो तो महान हुए मान लिए, तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, खलीफा की बहुत इज्जत करते थे, बिल्कुल गुरु थे उनके लिए, धार्मिक गुरु थे। दुनिया में कुछ भी मुसलमानों को गतिविधि करनी है, खलीफा से परमिशन लेते थे। हमारे देश में इतने बाहर से आक्रमण आए, खलीफा से परमिशन ले रहे कि भारत में आक्रमण करते, भारत में ऐसा करते वैसा करते। तो भैया खलीफा क्या था इनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। और जब ब्रिटेन ने क्या करा, ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया और सिर्फ सारी की सारी शक्तियां सुल्तान की खत्म कर दी, खलीफा की खत्म कर दी, तुर्की में लाकर उसको छोड़ दिया, बस बोला और कहीं तेरा राज नहीं चलेगा। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को आघात पहुंचा, दुख हुआ कि हमारे धर्मगुरु का अपमान, हमारे धर्मगुरु की सारी शक्तियां छीन रहे हो, ओटोमन साम्राज्य पूरा का पूरा खत्म कर रहे हो। सिर्फ तुर्की छोटे से देश में हमारा सुल्तान कैसे राज करेगा, हमें पूरा का पूरा वापस का वापस चाहिए। तो फिर क्या होता है, जब ये टूटता हुआ नजर आता है तो सुल्तान क्या करता है, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान है वहां पर क्या करता है, अपने दूत भेजता है, मैसेंजर्स भेजता है, बोलता जाओ और बोलो दुनिया के मुसलमानों को कैसे भी एक होकर के ये ब्रिटेन है इसको खत्म करे और हमें क्या है, ओटोमन साम्राज्य को बचाना। तो वो भारत भी आते हैं, भारत आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं, बोले यार ओटोमन साम्राज्य को बचाना है। बोले यार हम क्या कर सकते हैं, क्या है हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद उनके गुलाम बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो बोले यार जब भी अगर हमारे पास कोई संसाधन आ जाए तो हम कुछ कर सके, हम क्या करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमसे उम्मीद मत रखो, हम खुद को बचाएंगे तब जाके खलीफा को बचाएंगे ना। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना साहब बोल देते हैं। और जिन्ना के बोलने के बाद क्या होता है, जब ऐसी बात होती है तो दो भाई अली बंधु क्या है, जो अली ब्रदर्स है, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली बोलते नहीं, ये बात तो गलत है भैया, खलीफा हमारा धार्मिक गुरु है, उसकी शक्तियों को बचाना क्या है, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसकी शक्तियों को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसे बचाना है कैसे भी करके। ओटोमन साम्राज्य टूटना नहीं चाहिए। ओटोमन साम्राज्य है ना, मुसलमानों के लिए एक प्रतीक है, एक सिंबल है ताकत का। अगर वो टूट गया ना तो पूरी दुनिया के मुसलमान टूट जाएंगे। सारे मुसलमानों को यूनिटी दिखा करके क्या करना चाहिए, किसी भी हाल में ओटोमन साम्राज्य को बचाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करा गया, अली बंधुओं ने 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई। क्या बनाई, एक खिलाफत कमेटी बनाई, एक खिलाफत कमेटी बनाई। और जब खिलाफत कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी का खलीफा को बचाने के लिए किसके खिलाफ जाएंगे, ब्रिटेन के खिलाफ जाएंगे। खलीफा को बचाने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ जाएंगे और जो भी खलीफा के खिलाफ है उसके खिलाफ हम लोग हो जाएंगे। यह बात कही गई, क्या है, खलीफा को बचाने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ जाएंगे और जो भी खलीफा के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए 1919 में क्या बनाया गया, खिलाफत कमेटी बनाई गई। खिलाफत कमेटी बनाई गई और बापू ये सोच रहे हैं, महात्मा गांधी सोच रहे हैं कि भैया क्या है, रोलेट सत्याग्रह हमारा थोड़ा सा फेल हो गया। जालियांवाला हत्याकांड होने के बाद बापू थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं, बोले ये ज्यादा हिंसा हो रही है। बापू ने सोच लिया जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं हो जाएगा, जब तक क्या है आंदोलन सफल नहीं होगा। बापू को मौका बढ़िया मिल गया, बापू ने मौके पे चौका मार दिया। बोले भाई अब भी तो देश के सारे मुसलमान एक हो जाएंगे। बोले किस नाम पे, बोले खिलाफत के नाम पे, खलीफा के नाम पे, ठीक है। तो खलीफा के नाम पे सारे एक हो जाएंगे। तो मोहम्मद अली, शौकत अली से बापू मिलते हैं, चर्चा करते हैं और बोले खिलाफत आंदोलन में हर भारतीय आपका सहयोग करेगा, खिलाफत आंदोलन में हर भारतीय आपका सहयोग करेगा। जो भी आपकी डिमांड्स ब्रिटेन के खिलाफ है खलीफा के लिए, उसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे। तो खिलाफत कमेटी बनती है 1919 में और उसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया जाता है पता है आपको, बापू को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है, महात्मा गांधी को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। तो बापू ने बोला खिलाफत आंदोलन तो ठीक है यार,
खिलाफत आंदोलन तो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसके साथ साथ हम असहयोग आंदोलन भी चलाएंगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के साथ हम असहयोग आंदोलन भी चलाएंगे, जिसमें हम लोगों को क्या है, सहयोग नहीं करना है, किसका, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो खिलाफत आंदोलन की यह कहानी है। खलीफा एक मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रतीक है, एक पवित्र पोस्ट है, ठीक है, जिसकी बात पूरी दुनिया के लोग मानते थे। पर ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने खलीफा की सारी पावर्स को खत्म कर दिया, ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया, और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो खिलाफ हो गए। यहां पे अली बंधु जो है, अली बंधु खलीफा के लिए मेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन के खिलाफ, खलीफा के चक्कर में ज्यादा वो विरोध में है। ठीक है, और बापू और सब मिलकर के, अब हिंदू मुसलमान सब मिलकर के क्या है, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, जनाधार बढ़ेगा और लोगों में क्या है, ज्यादा धीरे धीरे जागृति आती जाएगी, अवेयरनेस आती जाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ब्रिटेन की मांगे मानेगा? हाँ, आपको लगता है ब्रिटेन मांग मान लेगा? ब्रिटेन बोलेगा दिमाग खराब है क्या यार, हाँ, हमने इतना पैसा खर्च करा लड़ाई में और करा, ठीक है, इतनी लड़ाई हुई, इतने हमारे जवान मरे, सब कुछ मरे, उसकी भरपाई तो करने दो। हाँ, हम तो ऑटोमन साम्राज्य को तोड़कर ही रहेंगे, खलीफा की शक्तियां का कमजोर ही कर करके रहेंगे। तो फिर धीरे धीरे दिन पे दिन विरोध बढ़ता जाता है। दुनिया के मुसलमान यहां पे एकता का प्रतीक देते हैं, और स्पेशली इस स्थिति में आकर के भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत चरम सीमा पर देखने को मिलती है कि हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ होकर के क्या है, ब्रिटेन का विरोध कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं। तो अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो आपको पूरे ग्रीन मैप में दिखाया गया है ना, ये ऑटोमन साम्राज्य, सोचिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा ऑटोमन साम्राज्य था। अब आपको मैं ये और बताता हूं, टर्की कितना है, ठीक है, तुर्की कितना, फिर आपको बहुत हंसी आएगी। ये ना तुर्की मतलब इतने बड़े साम्राज्य से इतना सा कर दिया। हाँ, ब्रिटेन ने इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ इतना सा कर दिया तुर्की के नाम में। तो बताओ गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो अब जब गुस्सा आएगा ना, तो वही खिलाफत आंदोलन में बदल जाएगा। तो खलीफा के जो भी विरोध में उसको खिलाफ हो जाएंगे मुसलमान, वही हमारे लिए खिलाफत आंदोलन है। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ चलते रहते हैं, और वहां पे हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो हम लोगों को देखने को मिलती। अब देखो खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। बिल्कुल, बापू यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पब्लिक जुड़े। देखो एक्चुअली बापू की जो थिंकिंग है ना, बापू ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि एक बार में ही हम ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दें। ठीक है, एक बार में ही ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दें। बापू हिंसा के खिलाफ थे। हिंसा के खिलाफ वो इसलिए नहीं है कि कायर है हम लोग, नहीं, वो इसलिए खिलाफ थे कि भाई जो मर रहे हैं ना ज्यादा, वो मेरे लोग मर रहे हैं, जो मर रहे हैं ना वो ज्यादा मेरे लोग मर रहे हैं, इसलिए इस हिंसा को रोक देना चाहिए। हिंसा के रास्ते से हमें क्या है, मार्ग निकाल करके हमें आजादी तक पहुंचना चाहिए। तो बापू बड़ा जन आधार खड़ा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जन आधार। शब्द को समझो, जन मतलब जनता, जन मतलब जनता, और आधार बेस, तो बहुत बड़ी जनता का बेस खड़ा करना चाहते हैं बापू। बापू ज्यादा से ज्यादा जनता अपने पीछे लेकर के चलना चाहते हैं, जिससे कि क्या हो, अंग्रेजों में डर बैठे, उनमें ये लगे कि नहीं, भारत के लोग अब धीरे धीरे एक होते जा रहे हैं। और ये अच्छा समय था जब देश के मुसलमान और हिंदू एक समय साथ आ चुके थे और ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाना उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देश में ना, देश में जब तक यूनिटी नहीं होगी ना, तब तक देश कभी प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। यही बात बापू की थी। बापू कह रहे थे जब तक देश एक नहीं हो जाएगा, हिंदू मुसलमान सिख एक नहीं हो जाएंगे, जब तक क्या है, हम अंग्रेजों को लात मार करके बाहर नहीं निकाल सकते। भैया आज भी है ना, आज भी जब हम 125 करोड़ बोलते हैं ना, कभी बोलिएगा गले में वाइब्रेशन आ जाता है भाई, ठीक है। पर हम लोग 125 करोड़ 125 जातियों में, धर्मों में बटे हुए हैं। मेरी जाति बढ़िया है, हम सुपीरियर, अरे मेरा धर्म बढ़िया है, हम सुपीरियर है। क्यों भाई? देश की चिंता कौन करेगा? अगर आप भी अपनी जाति की चिंता करोगे, आप भी अपने धर्म की चिंता करोगे, तो फिर देश की चिंता कौन करेगा? ये 125 करोड़ जिस दिन एक हो गए ना, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहता हूं, अगर ये 125 करोड़ जिस दिन एक हो गए, अपने जाति और धर्म से ऊपर अगर उठ करके बात करने लगे, राष्ट्र की बात करने लगे, देश की बात करने लगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ना तो चीन की हिम्मत होगी कि हमारी तरफ आंख खोल के देख ले, चीन की तो वैसे ही पूरी आंख नहीं खुलती है, और ना पाकिस्तान की हिम्मत होगी हमारी तरफ देख ले। दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख ले, किसी की हिम्मत नहीं होगी। पर जरूरी है मैं कि हम 125 करोड़ एक हो जाए।
पर हमें क्या पता क्या ट्रेंड चल गया है लोगों में, लोग अपने नाम के आगे कास्ट लगाते हैं, धर्म लगा। क्यों भैया? अगर जाति सबसे इंपॉर्टेंट कोई सी जाति है तो मानव जाति है, और धर्म सबसे कोई ज्यादा है तो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव से बड़ी कोई जाति नहीं। ये मत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम शुरुआत से ही हमें स्कूलों में सिखाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है, अगर देश में आक्रमण बाहर से हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ कि वो लोग मजबूत थे, इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग बिखरे हुए थे। हमारी जाति व्यवस्था हमने ऐसी कर दी कि काफी 90% जनसंख्या को तो बोल दे तुम सिर्फ हमारी सेवा करो, तुम्हें पढ़ने का, लिखने का, बोलने लिखने का कोई अधिकार। तो इसलिए कहता हूं ये 125 करोड़ देशवासियों को एक होना होगा। ये बापू की बात नहीं है, आज भी दुनिया के बहुत से देश है ना भारत को दबाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं कि कब भारत को अपने कब्जे में ले। भारत पे सबकी आंख है, पर ये मेरे 125 करोड़ देशवासी समझते ही नहीं है। अब भी मौका है, एक हो जाओ। तो इसलिए बापू कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जब तक एक नहीं हो जाएगा बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, और ये हमारे प्यारे बापू जी रहे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। तो ये खिलाफत का मुद्दा ऐसा उठ चुका था, मतलब क्या है, ब्रिटेन ने हमें खुद अपॉर्चुनिटी दी थी एक होने की। ब्रिटेन ने खुद ऐसा अवसर खड़ा कर दिया कि जिससे क्या हो, देश में हिंदू मुसलमान एक हो जाए और उनके खिलाफ आंदोलन हो। तो बापू ने क्या है, बापू बिल्कुल देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। बापू स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बापू देख रहे हैं ये समय सही है, बिल्कुल इसी समय क्या करो कि हाँ आप शुरू हो जाओ, हिंदू मुसलमान एक हो सकते हैं, एक हो जाओ। तो एक बापू ने सबको करा। मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो आप एक बात इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि मार्च 1919 यह समय वो वाला दौर भी चल रहा है जब रोलेट सत्याग्रह आया है, ठीक है। और इसी समय क्या है, जो देश का मुसलमान है वो धीरे धीरे अवेयर हो रहा है ब्रिटेन के खिलाफ कि ब्रिटेन क्या है, हम पे तो शोषण कर ही रहा है, भारतवासियों पे तो शोषण कर ही रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, जो देश पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके साथ भी बहुत गलत कर रहा है। तो मार्च 1919 से ही क्या धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ना शुरू हो जाता है, खिलाफत समिति बना दी जाती है, और इसके गठन करने के बाद अध्यक्ष इसको बनाया जा रहा है, महात्मा गांधी बापू को बनाया जा रहा है। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर युक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। तो ये देखो, ये है मोहम्मद अली और ये है शौकत अली, अपनी पत्नी के साथ हैं, ठीक है। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों भाई हैं। तो अली बंधु के नाम से ये फेमस है, ठीक है। और इन दोनों के ने क्या है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी, और इसी के लिए क्या है, काफी युवा नेताओं के साथ मिलकर के गांधी जी से मिल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो जो भी खिलाफत कमेटी की, मतलब जो देश के मुसलमानों की डिमांड थी, इनकी जो डिमांड थी, एक तो ये डिमांड थी कि जो भी दुनिया में मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी धार्मिक स्थल है उन पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल हो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हो। ऑटोमन साम्राज्य की शक्तियां कमजोर ना करी जाए, जो सुल्तान है वहां का खलीफा उसको सारी की सारी पावर्स दी जाए। ये सारी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो ये चाहते थे, ये पावर्स वो चाहते थे। तो वही बापू भी कह रहे थे कि अगर जो देश के मुसलमान है, भारत के मुसलमान है, उनको अगर कोई भी प्रकार की परेशानी होगी, अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ब्रिटेन का खिलाफ पूरा भारत खड़ा होगा। ब्रिटेन की पूरी बात कोई भी भारतीय नहीं करेगा, ब्रिटेन के हम खिलाफ जाकर के काम करेंगे। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। देखो, अब आपको मैं एक बात और बताता हूं कि 1 अगस्त 1920 को क्या है कि ये घोषणा हो जाती है लगभग कि हम लोग क्या करेंगे, असहयोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। बापू घोषणा कर देते हैं लगभग कि हम असहयोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे। बात को बहुत कॉन्सेप्ट से समझिएगा, ठीक है, इतिहास है। मैं आप लोगों को इसीलिए लास्ट की वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं, सिर्फ आपको कहानी की तरह समझना है, आपको खुद पे कोई प्रेशर नहीं लेना है। तो क्या है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की क्या है घोषणा कर दी जाती है। लोगों को कहा जाता है कि आने वाले समय में असहयोग करेंगे, पर 1 अगस्त 1920 को भारत के लिए बहुत बड़ी घटना घट जाती है, जो सच में दुख दर्द होती है कि दर्दनाक घटना उस दिन घटती है। और वो घटना क्या होती है, उस दिन बाल गंगाधर तिलक, जो भारत के बहुत बड़े नेता रहे, जिन्होंने स्वराज की मांग महात्मा गांधी से पहले करना शुरू कर दिया था, जो ये कह रहे थे कि देश पर देश का ही राज चलना चाहिए, स्वदेशी अपनाओ, ऐसी बातें जो करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, वो 1 अगस्त 1920 का उनको डेथ हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है।
जब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है तो पूरी भारत में थोड़ा सा शौक की लहर होती है, क्योंकि वो इंसान जो बापू से पहले मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा था, ठीक है, स्वराज की बात कर रहा था, स्वदेशी की बात कर रहा था, उस इंसान की डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा झटका होता है। इसीलिए बापू कहते हैं कि भाई क्या है, गंगाधर तिलक चले गए पर उनका सपना नहीं जाना चाहिए, इसलिए असहयोग आंदोलन के लिए क्या करो, फंड जुटाओ। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे करके 1 करोड़ रुपए का फंड, 1 करोड़ रुपए का फंड क्या है उस समय जुटा लिया। 1 करोड़ रुपए का फंड उस समय जुटाया और असहयोग आंदोलन के लिए तैयारी कर दी गई। और जब असहयोग आंदोलन के लिए बात चल रही थी, तैयारी चल रही थी, तो कांग्रेस के कुछ नेता थोड़े से सहमत नहीं थे, ठीक है, बोले नहीं यार कैसे है, किस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। तो जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, स्पेशल अधिवेशन, स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई किसकी, कांग्रेस की, सितंबर 1920 में, और उसमें गांधी जी ने सभी नेताओं को मना लिया कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन हम लोग साथ साथ चलाएंगे और उसी में काम करेंगे और स्वराज के लिए काम करेंगे। स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आपको क्या है 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस का गठन हुआ था। और जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी कांग्रेस की मुंबई में। मुंबई आज तो सिर्फ और एक सिटी है, पहले बॉम्बे पूरा एक प्रांत हुआ करता था, पूरा एक राज्य हुआ करता था, जिसमें बॉम्बे और गुजरात, आज का महाराष्ट्र और गुजरात पूरा मिलाकर के आया करता था। तो 1885 में बॉम्बे में वहां पे मीटिंग करी जाती है और उसका आपको एक ये चित्र दिखाया गया। अब आ जाते हैं असहयोग ही क्यों। सबसे बड़ा मुद्दा आता है असहयोग क्यों। भाई सहयोग का मतलब क्या होना, कोऑपरेशन करना, कोऑपरेट करना। असहयोग मतलब नहीं करेंगे, सहयोग, असहयोग मतलब सहयोग करना ही नहीं है, आपकी हेल्प करनी नहीं है, आपके साथ कोऑपरेशन करना ही नहीं है। देखो बापू के जो विचार है ना, तो किस प्रकार से अमर है, उस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। बापू की एक किताब है हिंद स्वराज, बापू की किताब है हिंद स्वराज। 1909 में जब बापू भारत में भी नहीं थे ना, तब भी देखो वो भारत की चिंता कर रहे हैं। यह होता है महान आत्मा, ये होते हैं महापुरुष, जो विदेश में बैठकर भी क्या है हमारे देश की चिंता कर रहे हो, जो विदेश की मिट्टी पर भी होकर के क्या है खुद की मिट्टी को याद कर रहे हो कि वाह मिट्टी हो तो भारत मां जैसी। हाँ, यह है 1909 में उन्होंने जब हिंद स्वराज लिखी, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश शासन हमारे देश में जो राज कर रहा है ना, वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो बहुत ताकतवर है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो भारत के लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन भारत के लोग इनके साथ असहयोग करना शुरू कर देंगे, भारत के लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे ना, 1 साल के भीतर क्या होगा, बोरिया बिस्तर उठा करके ब्रिटिशर्स अपने देश वापस लौट जाएंगे। सिर्फ जरूरत है तो किसकी, असहयोग की जरूरत है। इसीलिए तो बापू ने क्या है असहयोग आंदोलन की बात करी। मतलब 1909 में ही बापू कह चुके हैं कि असहयोग होना चाहिए, कोऑपरेट करो ही मत तुम ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि तुम्हारे कोऑपरेशन, तुम्हारे सहयोग से ही वो चल पा रहे हैं। जिस दिन तुम सहयोग करना छोड़ दोगे खेल खत्म। तो इसलिए तुम लोग सहयोग मत करो। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, भारत के लोग ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। व्यापार करने के लिए एंट्रेंस दी हम लोगों ने दी, ठीक है, उसके बाद समर्थन करा हम लोगों ने करा। 1757-1764 की जो युद्ध हुए उसमें हमारे देश के लोग एक नहीं हुए, तो भी हमारी गलती। 1857 में क्रांति हुई, तब भी कुछ लोगों ने समर्थन करा, हम लोग एक नहीं हुए, तो भी हमारी गलती। सहयोग ही तो कर रहे हैं हम सारी जगह, हम सहयोग दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, हम मदद कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की। तभी क्या है, जो कंपनी 1600 में आ रही है, आप 1600 से तो हटा दो, 1857 से गिनो। 1857 से जो कंपनी आई हुई है, ठीक है, जो राज कर रही है ब्रिटिश शासन क्षेत्र, वो 1947 तक राज करता है। ये कोई आसान बात नहीं है। हाँ, इतने लंबे समय तक राज करता है, वो तभी कर पाता है जब हमारे देश के लोगों का उनको सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट उनको मिल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। देखो आपको एक शब्द बार बार मिल रहा है, स्वराज। स्वराज का मतलब क्या है, सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब क्या है, सेल्फ रूल, खुद का रूल होना चाहिए, हमारा राज होना चाहिए, किसी का नहीं। भाई ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स तो बाहर के लोग हैं, देश हमारा तो राज भी हमारा होना चाहिए ना, स्वराज होना चाहिए। पर मैं आपको आगे तक इस वीडियो में समझाऊंगा कि सभी प्रकार के जो समुदाय है ना, उनके लिए स्वराज का जो मीनिंग है, जो डिफरेंस है ना, जो डेफिनेशन है, वो अलग अलग है। किसान ये सोचता है स्वराज के, उसकी जो दिमाग है स्वराज के लिए, वो ये सोच रहा है कि भाई मुझसे क्या है, ब्रिटिशर्स लगान कम कर दे, मेरा टैक्स कम कर दे, तो मेरे लिए स्वराज है।
मुझे मेरे क्या है जमीनों में जाने की इजाजत मिल जाए, मुझे मेरे घर जाने पे इजाजत कर दे, मुझसे काम थोड़ा कम करवा ले, मेरे लिए स्वराज। सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं। कोई समुदाय किस लिए लड़ रहा है? कोई समुदाय किसी लिए लड़ रहा है। तो स्वराज भी क्या है, सबकी नजर में स्वराज अलग है, पर बापू जो स्वराज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, स्वराज मतलब पूरे राष्ट्र पर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का ही शासन हो, वही स्वराज है। ठीक है, देश पे जो राज चले वो सभी का चले, पूरे भारत के लोगों का चले, वही स्वराज है। अलग अलग समुदाय के हिसाब से उन्होंने बात नहीं करी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? देखो अब यही बात है, हमें आंदोलन क्रिएट करना है, मूवमेंट खड़ा करना है। जो हमने अभी तो विचार करा है, ये विचार तो बापू के दिमाग में 1909 से आ गया था। ये विचार तो हमारे जो पहले पुरुष रहे, महापुरुष रहे बापू से पहले, उनके दिमाग में भी था कि भैया क्या है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पर यह आंदोलन कैसे बन सकता है, आंदोलन कैसे बने, यह इंपॉर्टेंट बात है। तो बापू कह रहे हैं कि आंदोलन कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप बनेगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन बनेगा। भैया आज आप लोग भी हो तो आप भी ऐसा थोड़ी है कि हाँ बस ओहो कुछ भी पढ़ लो, पता नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप ही तो पढ़ते हो। हाँ भाई सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप ही क्या होता है, हमें कुछ काम करना चाहिए। तो बापू कह रहे हैं मूवमेंट है, जो आंदोलन है वो भी स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। इसीलिए देखो कि भाई पहले अगस्त में बापू घोषणा करते हैं, फिर सितंबर तक लोगों से मिलते हैं, दिसंबर के एंड तक आते आते कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो बिगुल है बापू बजवा देते हैं, क्यों चरणबद्ध तरीके से ही बापू के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? बॉयकॉट। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? बॉयकॉट। बापू क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, सरकार ने तुम्हें कोई उपाधि दी है, सर की उपाधि दी है, ये वाली उपाधि दी है, पदवियां जिन्हें हम बोलते हैं, टाइटल्स जो हम कह रहे हैं, ये टाइटल्स लौटा दो। हाँ, तुम भैया ब्रिटिशर्स के सर कहलाने से अच्छा है तुम भारत के कुछ भी कहला लो, पर उनके सर मत कहला। बापू ये कह रहे हैं, तुम उनके सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हो, छोड़ दो। तुम वहां पे वकालत कर रहे हो, छोड़ दो। तुम उनके लिए क्यों वकालत कर रहे हो? तुम सेना में हो भैया, विश्व युद्ध की सेना में भारत के ज्यादा सैनिक थे, जबरन भर्तियां कराई गई थी, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कर दो, छोड़ दो। आप उनकी सेना में मत जाओ, उनके स्कूलों में मत जाओ, उनके कॉलेजों में तुम मत पढ़ो, क्योंकि वो कॉलेज में तुम्हें वह पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो तुम्हें रहे हैं, पर वह पढ़ा रहे हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं। तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम उनकी अदालतों में मत जाओ, तुम उनके लिए कुछ भी काम मत करो, पूरी तरीके से असहयोग कर दो, और जो भी वस्तुएं सामान ब्रिटिशर्स के उसका क्या करो, बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो। जैसे कि आज हम लोग क्या कहते हैं, चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना के सामान का बॉयकॉट करो। उसी प्रकार से उस समय बापू कह रहे हैं क्या करो, ब्रिटिशर्स के सामान का बॉयकॉट करो। तो देखो बहिष्कार का भी जो आइडिया है ना, बापू का कहां से जुड़ा हुआ। हम आज चाइना के सामान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, बापू ने तो आजादी में यही बात कह दी कि भाई क्या है, तुम इनके सामान का बहिष्कार कर दो, आजादी मिल जाएगी, खून खराबे के बिना ही मिल जाएगी। तुम क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इनके सामान का, इनके वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। और ये आपको देखो किस प्रकार से लोग क्या है, जो कपड़े हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो कपड़े हैं, उनको जला रहे हैं, उनकी होली जला रहे हैं। देखो मतलब ये होती है लीडरशिप क्वालिटी, और ये होता है लोगों का समर्पण, डेडिकेशन। बापू कह रहे हैं करना है यार, बापू को सोच समझ के कह रहा हूं। ये है देखो बापू की महानता। इतने लोगों को देखो, आज जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, हो सकता है आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही हो, ठीक है, कि अरे हाँ यार बोल दिया होगा, मान गए होंगे। आज तो चलो फिर भी सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करना होता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी होती है, तो हैशटैग कर करके लोग चला देते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं काफ़ी। आप तो बहुत आसानी से मूवमेंट होने में कोई बड़ी बात नहीं। उस समय आप सोचो, जिस समय लोगों से कॉन्टेक्ट भी एक पत्र लिख करके करा जाता था, उस समय किस प्रकार से बापू ने लोगों को जोड़ा होगा, किस प्रकार से, ठीक है, पूरे भारत को एक करा होगा। आज बहुत से लोग महात्मा गांधी पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि गांधी ने क्या करा, हाँ गांधी ऐसे थे, गांधी वैसे थे। मैं आपको एक बात जीवन में हमेशा कहता हूं मेरे विद्यार्थियों, किसी को है ना पूरा जाने बिना उंगली मत उठाओ, ठीक है। और चलो मैं मानता हूं जो लोग कहते हैं गांधी ने ये करा, गांधी ने वो करा, ऐसा करा, मुझे एक बात बताओ, आपने अपने राष्ट्र के लिए क्या करा? आपने अपने राष्ट्र के लिए क्या करा है जो आप महात्मा गांधी पर सवाल उठा रहे हो? आपके घर में भी कुछ गलत हो रहा होगा ना, आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाते हो, पर आप उस इंसान पर उंगली उठा रहे हो जो देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, जो 6-6 साल, 3-3 साल, 1-1 साल तक जेल में बैठा है,
उसके खिलाफ आप उंगली उठाओ। किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ, उसकी परिस्थितियों को समझो, वो किन परिस्थितियों में वो तुम्हारे लिए लड़ा है। लीडरशिप उसने संभाली है। 1915 में बापू के आने के बाद अंग्रेजों को लगा है कि हाँ यार ये बंदा है, कुछ तो है बात इसमें, बंदे में है दम, वंदे मातरम। इसीलिए नहीं कहते लोग, दम था उनके विचारों में और आज भी दुनिया उनके विचारों को मान रही है। बराक ओबामा से एक बार पूछा गया कि कोई एक ऐसी हस्ती आप बताइए जिसके साथ आप बैठ करके लंच या डिनर करना चाहते हैं। बोले बस मेरी यही इच्छा थी कि मैं महात्मा गांधी के साथ लंच या डिनर करूं। इतनी महानता है बापू की। मतलब मैं कभी कभार सच में बहुत ताजुब करता हूं हमारे देश के लोगों पे। दुनिया हिंसा के मामले में बापू को मान रही है और हमारे देश के लोग, बापू तो ऐसा थे ही नहीं, ये कर दिया बापू ने, वो कर दिया। हम लोग हमारे देश के, दुनिया हमारे देश के लोगों को मान रही है और हम विदेशों की तरफ नजर मार रहे हैं। अरे 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 विदेशों में वो काम हो गया, अरे वाह वाह, ताली बजा ताली बजा ताली। हमारे देश के महापुरुष कहां गए हैं? सबसे ज्यादा सामाजिक सुधारों में, ठीक है, दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को मानती है। उनके सुधारों की दुनिया चर्चा करती है, कैसे इंसान लड़ा होगा, क्या क्या परिस्थितियां देखी होगी, पर हमारी तो नजर ही नहीं। कौन डॉक्टर अंबेडकर? ठीक है, हमारे देश में हर समुदाय से, हर प्रकार के लोगों ने संघर्ष करा है, पर हम हमारे देश के महापुरुषों को जान ही नहीं रहे। हम हमारे देश की मिट्टी को समझ ही नहीं पा रहे। उधम सिंह जी के बारे में लोग जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते हो? आज भी एक और महापुरुष के लिए कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। तो इसलिए बापू के जो विचार है ना बच्चों, वो अमर है। आप अपने देश के महापुरुषों को जानो, उन्होंने किन परिस्थितियों में काम करा है, कैसे काम करा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानो, क्या गजब के इंसान थे। आप लोग अपने देश के लोगों के बारे में जानो, विदेश के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? हमारे देश के बारे में जानो ना, और हमारे महापुरुषों के बारे में जानो। तो बापू का विचार देखो, ये बॉयकॉट कर रहे हैं। अब तो आप तो क्या होता है, जब चाइना का भी माल आता है हम बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। हाँ, तो बापू ने भी तो यही बात कही है कि बहिष्कार हमें करना है। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। तो बापू कह रहे हैं अगर अभी भी सरकार नहीं सुधरी, अगर अभी भी सरकार दमन का ही रास्ता अपनाती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। तो 1920 में क्या हो, धीरे धीरे यात्राएं होना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, गांधी जी जा रहे हैं, शौकत अली जा रहे हैं, मोहम्मद अली साथ साथ में जा रहे हैं। ये देखो किस प्रकार से बापू लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक से ही लिया गया है। लोग होली जला रहे हैं कपड़ों के। लीडरशिप क्वालिटी देखो, एक आवाज पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ तो दम होगा उस बंदे में। आप बुलाकर दिखा दो एक आवाज पे कितने लोग बुलाते हो, एक आवाज में इतने लोग आ रहे हैं, तो बंदे में दम था यार। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। तो कांग्रेस में कुछ लोगों को क्या था, उनका मन नहीं मान रहा था कि इस प्रकार से आंदोलन हो, या हम सब कुछ ही छोड़ देंगे, जब स्कूल छोड़ देंगे बच्चे तो उनके भविष्य का क्या होगा, वकालत करना छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो काफी उनके मन में भावनाएं सही नहीं थी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लग गई। तो मैंने आपको क्या कहा था, दिसंबर 1920 के अंत तक जा जाते हुए क्या हुआ, आंदोलन सही से शुरू हो जाएगा। और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ और उसमें फाइनल कर दिया, सबकी क्या है, मोहर लगवा दी गई कि हाँ भाई क्या होगा, असहयोग आंदोलन होगा। अब ये असहयोग आंदोलन शहरों में कैसा होता है, गांव में कैसा होता है और बागानों में कैसा होता है, ये हम लोग जानेंगे। पर उससे पहले आज एक और विशेष इंसान के बारे में आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो अब आज जो हम लोग लेकर के आए हैं, खुदीराम बोस के बारे में लेकर के आए हैं। आज फिर से आप लोगों के खून में राष्ट्रवाद दौड़ेगा और फिर से आपके आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये इंसान तो मतलब ऐसा था यार, आप सुनो, 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में क्या हो गया, शहीद हो गया, फांसी चढ़ गया देश के लिए। और आज की जनरेशन 18 साल की उम्र में क्या कर रही है, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं कर रही है भैया। आज के 18 साल की उम्र की जनरेशन में कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, बैठे हुए हाथ पे हाथ धड़के हुए। हम सिर्फ एक्सक्यूजेज जानते हैं, और यार ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। पर ये बंदा 18 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया और हम 18 साल की उम्र में बैठ करके देश में कमियां निकाल रहे हैं, मेरा देश ऐसा, मेरा देश वैसा, मेरा देश ऐसा। ये 18 साल की उम्र में साहब इसने देश में कमी नहीं निकाली, इसने शासन का, इसने प्रशासन का खुलकर विरोध करा और देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। आज उसी महान इंसान की मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, खुदीराम बोस। 3 दिसंबर 1889, 3 दिसंबर 1889 किसका जन्म होता है, खुदीराम बोस का होता है। कहां पर होता है, बंगाल में होता है भैया।
बंगाल में इनका जन्म होता है 3 दिसंबर 1889 में जन्म होता है, बंगाल में होता है। इससे पहले माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे बीमारियों के चक्कर में मर जाते हैं। माता पिता के मन में डर होता है कि तीसरे बच्चे को हम लोग खो ना दे, तीसरे बच्चे को हम लोग खो ना दे। तो किसी भी प्रकार से है ना बच्चे को पूरा पूरा बचाया जाता है, कोशिश करी जाती है नहीं ये बच्चा क्या हो हमारा बचा रहे। खुशी थी घर के माहौल में कि भाई एक बच्चा और हो गया, पर 2 पहले बीमारी से मर चुके थे। माता पिता के मन में खौफ था, माता पिता के मन में डर था कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए। पर सोचो वो बच्चा मरा तो सही, वो शहीद हुआ वो, पर वो अपने माँ बाप को जीवन भर के लिए अमर कर गया। वो इस राष्ट्र की गूंज जय जयकार पूरी दुनिया में सुना गया। और मैं आपको बता दूं वो मरते समय क्या कह रहा था जब उसे पुलिस ने अरेस्ट करा, वो यही बात कह रहा था, क्या? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह जोश था, यह जुनून था हमारे देश के लोगों में। और आज की जनरेशन पता नहीं क्या कर रही है। एक किताब पढ़ने को बोल दो सर समझ में ही नहीं आता है क्या करना है, कोई डेडिकेशन ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है। ये इंसान देखो 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शहीद हो गया देश के लिए। आंखों में आंसू आ जाते हैं, सही बता रहा हूं। 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस जी क्या हो गए, जन्म हुआ इनका। भारत भूमि ने, भारत माता ने फिर से एक सपूत जन्मा। कहां पे जन्मा? बंगाल में जन्मा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 9वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई करी। 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिया। अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने का वो समिति सिर्फ यही करती थी कि क्या है जो अंग्रेज है उनके खिलाफ काम कर रही थी। पूरी क्रांतिकारी समिति। तो अनुशीलन समिति ने क्या, अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिया। बोले यार क्या कर रहोगे तुम लोग, तुम तो छोटे से बच्चे हो। और बोले बच्चा नहीं हूं मुझे, मैं देश के लिए कुछ करना है। अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिया। और साहब 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, 15 साल की उम्र में है ना पहली बार अंग्रेज पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। किस लिए पकड़ा? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे। तो 15 साल की उम्र में क्या है, इनको पकड़ लिया गया। 15 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया। और उस समय वहां का जज कौन था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जज कौन था? डगलस था। डगलस किंगफोर्ड वहां का क्या था भैया, जज था। डगलस किंगफोर्ड इतना भयंकर बेकार इंसान था, इतना बेकार इंसान था। अगर उसको कोई भारतीय मिल जाता था ना अपनी अदालत में, तो उसको कम से कम 15 करोड़ की तो सजा देता था। छोटे से भी गलती हो जाती है 15 करोड़ की सजा देता था। अनुशीलन समिति ने यह बना रखा था दिमाग में कि डगलस किंगफोर्ड को मारना है, इससे बदला लेना है हमारे भारतीयों का। इस डगलस किंगफोर्ड को किसी भी हालात में मारना है, ये मरना ही चाहिए। पर इसको कैसे मारे, इस बात का अंदाजा अंग्रेज सरकार को हो गया था। उन्होंने डगलस को क्या है, बिहार भेज दिया। डगलस को बिहार ट्रांसफर कर दिया। बोले डगलस अब तुम्हारा काम बंगाल में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, तुम कहां जाओ, बिहार जाओ। बिहार इसको भेज दिया। बिहार मुजफ्फरनगर में भेजा गया। और मुजफ्फरनगर में भेजा गया तो भैया क्या हुआ, इन्होंने पूरे दिमाग में बिठा लिया। पूरा दिमाग में बिठा लिया किसने? खुदीराम बोस जी ने। इस डगलस को मारना है, कैसे भी करके इस डगलस को मारना है। फिर वहां पे एक प्रफुल्लाराम चौकी नाम के इंसानों को और मिलते हैं। तो ये दोनों जो बंगाली है क्या है, बिहार में जाकर के रहते हैं। और बिहार में जाकर के एक बंगाली के घर में रहते हैं। पूरी डगलस पे नजर रखते हैं, डगलस क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रहता है। डगलस पे पूरी नजर रखी जाती है। डगलस की सुरक्षा अंग्रेज सरकार बढ़ा देती है कि किसी भी समय डगलस पे आतंकी हमला हो सकता है, किसी भी समय हमला हो सकता है। डगलस को मारने की पूरी कोशिश हर भारतीय कर रहा है। डगलस को क्या है, बचाने की कोशिश अंग्रेज सरकार करती है। पर हमारे जवानों के हौसले डगमगाए नहीं। क्या हुआ, दोनों खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चौकी क्या है वहां पे जाते हैं जहां पे क्या है डगलस रहता है। वो सिक्योरिटी गार्ड क्या जाके कहते हैं मैं मिलना। बोले नहीं मिल सकते तुम। पर वो भी सोचता है क्या करेंगे दोनों बच्चे, जाओ उनको भगा देता है। वो दोनों पेड़ के पास जाकर के छिप जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्या है, उस दिन जब ये गए थे डगलस को मारने के लिए, जब ये गए थे ना, तो क्या हुआ था, वहां पे जो बैरिस्टर होते हैं, जो लॉयर होते हैं, उसकी फैमिली आई हुई थी। कैनेडी बैरिस्टर था, उसकी फैमिली आई हुई थी। फैमिली जैसे ही बाहर आई तो आगे वाली जो रथ था उसमें कौन बैठा हुआ था, कैनेडी का बेटी और कैनेडी की पत्नी बैठी हुई थी। तो कैनेडी की पत्नी और कैनेडी की बेटी बैठी हुई थी। जैसे ही रथ आगे निकला तो खुदीराम बोस ने सोच लिया आ गया डगलस आ गया, डगलस को डक कर देंगे, डगलस को भी मार देंगे। तो उन्होंने बॉम्ब फेंका। और जैसे ही बॉम्ब फेंका तो कौन मरा, उनको लगा कि डगलस मर गया, पर डगलस नहीं मरा। अरे बुरी आत्मा इतनी जल्दी थोड़ी मरती है। तो डगलस नहीं मरा। डगलस की जगह कौन मर गया, कैनेडी की जो है पत्नी और उसकी बेटी मर जाती है। जैसे ही होता है ये दोनों जने भाग जाते हैं, प्रफुल्लाराम चौकी और खुदीराम बोस वहां से भाग जाते हैं। और दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों को क्या है अलग अलग भाग जाना चाहिए, हम दोनों को अलग अलग भाग जाना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर हाथ लग गया ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दोनों को अलग अलग हम लोगों को भाग जाना चाहिए। दोनों अलग अलग भाग जाते हैं। और प्रफुल्लाराम चौकी
जाकर के एक ट्रेन में बैठते हैं, वहां ट्रेन में क्या है, अब देखो इनकी पकड़ कैसे हुई वो बात सुनो। इनका क्या है, जूते और चादर छूट जाते हैं, जूते और चादर वहीं छूट जाते हैं। वो उनसे पता लगा लेते हैं कि हाँ 2 बंगाली लड़के आए थे, उन्होंने इनको मारा होगा। तो क्या है, उसकी पूरी सारी जगह खबर फैला देते हैं। 5,000 का इनाम, उस समय 5,000 का इनाम अंग्रेजी सरकार दे रही है। और जब प्रफुल्ल राम चक्की उस ट्रेन में बैठते हैं, देखो ये है देश के गद्दार, ठीक है। सुनना, वहां पर उसी ट्रेन में क्या है, बनर्जी बैठा होता है बंगाली, वो फोन करता है, अरे एक इंसान है प्रफुल्ल राम चक्की, यही लग रहा है, पर इसने मुझे नाम दूसरा बताया। तो उसी समय उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, किसको, प्रफुल्ल राम चक्की को अरेस्ट कर लेती है, प्रफुल्ल राम चक्की को अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है। प्रफुल्ल राम चक्की भी क्या है, पुलिस की वहां से गन निकाल के 2-3 गोली एक हवलदार को मार देते हैं। और फिर जब उनको लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा, ये मुझे मारेंगे, उसी समय वो खुद को शूट कर लेते हैं। और आप कहते हो आजादी ऐसे मिली, प्रफुल्ल राम चक्की खुद को शूट कर लेते हैं। फिर बात चल रही थी खुदीराम बोस की, खुदीराम बोस के पीछे भी सरकार बहुत बुरी तरीके से लगी हुई थी। और सरकार खुदीराम बोस को भी क्या है, खुदीराम बोस थकते जाते हैं, पैदल पैदल चलते थक जाते हैं, रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। और जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लेती है, गन होने के बावजूद भी खुदीराम बोस नहीं चला पाते, क्योंकि 18 साल का बालक थक गया, बेचारा थक गया, उसकी आंखों से बिल्कुल ऐसे स्थिति बहुत बुरी हो गई। वो बैठ गया, वैन में उसे बैठाया गया। और वैन में जब वो बैठा ना खुदीराम बोस, देखो ये होता है, बैठा हुआ खुदीराम बोस वैन से भी ये कह रहा, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो वैन में बैठा हुआ, उसको ले जाया गया भैया। फिर 13 जून 1908 को उनको क्या है, कोर्ट में ले जाया जाता है। और कोर्ट में ले जाने के बाद उससे पूछा जाता है, बोल तेरी कुछ तू कहना चाहता है? बोले हाँ सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। बोले नहीं मुझे तो बोलना है। बोले क्या बताना चाहता है? बोला आपको बम बनाने का तरीका बताता हूँ। मतलब देखो 18 साल की उम्र का लड़का, पता है मुझे फांसी चढ़ने वाली है, चेहरे पे कोई शिकंजी नहीं है, चेहरे पे कोई शिकंजी नहीं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बोले माँ मुझे माफ करना, इस जन्म में मैं जा रहा हूं, फिर लौटूंगा और मैं फांसी पर चढ़ूंगा, भारतीय मुझे देखेंगे, माँ गर्व करेगी मेरी माँ। तो ये बात है ना, खुदीराम बोस कहते हैं। और क्या होता है, खुदीराम बोस से ना पूछते हैं बम बनाने का तरीका बता रहे। क्यों? क्योंकि उस टाइम सारी मीडिया आई हुई है। बम बनाने का तरीका ये अंग्रेजों को नहीं, पूरे इंडिया के हर लोगों को पता चलना चाहिए। क्रांति की भावना लोगों में भर दी। किसने भरी? खुदीराम बोस ने भरी। और उसके बाद क्या होता है भैया, 11 अगस्त 1908 को एक वीर की, एक शहीद की खाता खत्म कर दी जाती है और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। सच कह रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं ऐसे लोगों के बारे में पढ़ता। क्या कर रहे हैं हम लोग 18 साल की उम्र में, क्या करा है हमने हमारे देश के लिए। और लोग कहते हैं कि जब इन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, चेहरे पे बिल्कुल भी शिकंज नहीं थी। सोचो उस माँ बाप के बारे में, आप सोचो जो अपने 2 बच्चे खो चुके थे, तीसरे का इतना डर था, इतना प्रोटेक्ट करके उसे रख रखा था। वो बच्चा देश के लिए शहीद हो गया। वो अपनी माँ के पास नहीं रह सका, पर वो भारत माँ के लिए सदैव सदैव अमर हो गया। इसने अपने माता पिता का जीवन अमर कर दिया। ये ऐसी विभूतियां हैं हमारे देश की, ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे देश की। सच कहता हूं, जीवन धन्य। रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने। मैं आपके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में क्यों लेकर के आ रहा हूं, आप समझो ये जीवन बहुत मूल्यवान है। इस जीवन को तन मन धन सिर्फ और सिर्फ समर्पित करना है तो अपने राष्ट्र के लिए कर दो, कुछ बड़ा करो। ये एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, आज मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरे पास ये काम है वो है। अरे कुछ पढ़ लिख करके बनो, आगे बढ़ो मेरे विद्यार्थियों, मेरे शेर शहनियों, मेरे काजू कतलियों। मैं खुदीराम बोस जी को, प्रफुल्ल राम चक्की को मैं बारंबार नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो 18 साल की उम्र में साहब, 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गई। ठीक है, 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। ये देखो, जब पहली बार इनको पुलिस ने पकड़ा, कोई मन में मतलब कोई डर नहीं है, कोई शिकंज नहीं है। कह रहे हैं मैं तो भारत माँ का सपूत हूं, मैं फिर से जन्म लूंगा, मैं फिर से जन्म लूंगा। और ये हर एक भारतीय को फिर से गर्व करा जाता है। पहला इंसान जो फांसी पर क्या है, भारत के लिए हंसते हंसते चढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं फिर से एक बार खुदीराम बोस जी को बारंबार नमन करता हूं और आज का जो वीडियो है इसको एंड करता हूं। तो भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग आगे कल बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक क्रांतिकारी के बारे में, एक महान विभूति के बारे में आप लोगों के साथ फिर से जरूर मिलूंगा। आप इन वीडियोज को रोको मत। दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, चाचा चाची, अंकल आंटी, भैया दीदी, स्कूल कॉलेज, हर बच्चों तक पहुंचाओ। अगर सच में आप राष्ट्रवादी हो ना, अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं
खुदीराम बोस की कहानी सुन करके, उधम सिंह जी की कहानी सुन करके, तो भाई प्लीज़ ये वीडियो रुकने नहीं चाहिए। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ सब बोलिएगा जय हिंद, जय भारत।